हेलो दोस्तों, मैं महेश कुशवाहा कैरियर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास तथा मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास। तो दोस्तों, मैं आपका वक्त ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए आपको एक बात बोलना चाहूँगा। अगर जिसने मेरी इतिहास की पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप इतिहास की वीडियो पहले चेक कीजिए, उसको देखिए, तब आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, वैसे भी फिर भी मैं यहाँ पर आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपने वो पहले से आपको थोड़ा बहुत इतिहास पता है तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं बात करता हूँ दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुए, उनके कौन कौन उत्तराधिकारी हुए, उन्होंने क्या काम किए, अगर आपको वो थोड़ी बहुत चीजें पता है इतिहास की तो आपको ये समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ पे भी पूरा समझ में आ जाए, और जो पहले का है मैं थोड़ा आपको रिवाइज भी कराते जाऊंगा। तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश का जो आधुनिक इतिहास है, सॉरी, जो मध्यकालीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो हम बात करते हैं सल्तनत के अधीन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सल्तनत का क्या योगदान रहा था? तो जो दिल्ली की सल्तनत थी उसमें मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा था, और मध्य प्रदेश में ऐसे कौन से महत्वपूर्ण जो काम थे जो मध्य प्रदेश में हुए थे? तो जैसा कि हम जानते हैं कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने इस्लाम धर्म की शुरुआत की। महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने इस्लाम धर्म की शुरुआत की। महमूद गजनवी ने भी यहाँ से लूट के ले गए, मोहम्मद गौरी ने भी लूटा, लेकिन जो हमारा दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है वो होती है ऐबक से, कुतुबुद्दीन ऐबक से। और कुतुबुद्दीन जो ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम, इसलिए इसको हम गुलाम वंश भी कह लेते हैं। ठीक है, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के संस्थापक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, देखो गौरी भी आया, उसने भी लूटा, ऐबक भी आया, उसने भी भारतीय जितने भी भारतीय राज्यों को भी लूटना स्टार्ट किया। तो मध्य प्रदेश में बात करें तो गौरी ने ग्वालियर के लोहंगदेव को हराया था, जिसको संलक्षण भी कहा जाता है। किसने? गौरी ने, मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने मध्य प्रदेश में ग्वालियर के किसको? लोहंगदेव को हराया था, जिसको संलक्षण भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करूं तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी भारतीय राज्यों को, बहुत सारे भारतीय राज्यों को जीता, गौरी का गुलाम होने हुआ था तब भी, और दिल्ली सल्तनत इसने स्टार्ट की, उसके बाद भी इसने लूटना बंद नहीं किया। तो जो ऐबक की बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी, जब मध्य प्रदेश की बात आती है तो मध्य प्रदेश में चंदेल राजाओं का राज था, मध्य प्रदेश में चंदेल राजाओं का राज था। तो इसमें आखिरी जो चंदेल राजा थे परिमल, उसको हराया था। ऐबक ने चंदेल राजा को हराया था जिसका नाम था परिमल। तो अंतिम चंदेल राजा परिमल को हराया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो अगले सत्ता पर बैठे वो तो वैसे था कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का, लेकिन वो 8 से 10 महीने ही शासन कर पाया, उसने कुछ ज्यादा काम नहीं किए थे। उसकी हत्या कर दी थी इल्तुतमिश ने, उसकी हत्या इल्तुतमिश ने कर दी थी। और शाह सिंहासन पर कौन बैठा? इल्तुतमिश बैठा, दिल्ली के सिंहासन पर इल्तुतमिश बैठा। अब इल्तुतमिश के जो काम थे हम उसके इतिहास में चर्चा कर चुके हैं। अब जो मध्य प्रदेश में इसका क्या योगदान रहा है हम उसको देखेंगे। तो जो इल्तुतमिश था इसने भी क्या किया, यहाँ मध्य प्रदेश में कुछ इलाकों को इसने भी जीता। जैसे कि बात करें मांडू, ग्वालियर, मालवा, ये सब मध्य प्रदेश के ही राज्य हैं, इनको जीता किसने? इल्तुतमिश ने। और महाकालेश्वर मंदिर जो कि उज्जैन में पड़ता है, महाकालेश्वर मंदिर जो कि उज्जैन में पड़ता है, उसको भी किसने जीता? इल्तुतमिश ने जीता। ठीक है, और लूटा भी। अगर आगे बात करें इल्तुतमिश, ठीक है, ये तो हो गए गुलाम वंश के शासक। गुलाम वंश के शासक के बाद दिल्ली पे जो राज्य स्थापित हुआ वो हुआ खिलजी वंश का। तो खिलजी वंश के जो संस्थापक थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी के एक प्रांतपति था, ठीक है, उसने दमोह में एक मंदिर बनवाया था। जलालुद्दीन खिलजी का जो प्रांतपति था उसने दमोह में एक महल बनवाया था, मंदिर नहीं, एक महल बनवाया था। तो यहाँ लिखा नहीं है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको लगे तो आप लिख सकते हो। अगर और बात करें जलालुद्दीन के बाद, जलालुद्दीन खिलजी के बाद उसका दामाद या फिर उसका भतीजा, ठीक है, भतीजा ही उसका दामाद था,
तो वो गद्दी पर बैठा। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही जलालुद्दीन की हत्या की और राज सिंहासन पर बैठा सन 1296 ईस्वी में। ठीक है, खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में हुई थी और जब जलालुद्दीन ने केवल 6 साल ही शासन किया, उसके बाद उसका लड़का आया अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 पर गद्दी पर बैठा और 1316 तक इसने शासन संभाला। ठीक है, तो अलाउद्दीन जब खिलजी आया, जलालुद्दीन खिलजी की और बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी ने मांडू को लूटा। मांडू भी कहां पे? ये अपने मध्य प्रदेश में मांडू को लूटा। ग्वालियर में एक गुंबद आकार का विश्राम गृह भी बनवाया। ठीक है, किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने मांडू को भी लूटा और एक ग्वालियर में गुंबद आकार का एक विश्राम गृह भी बनवाया। अब इसके बाद आए अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या लूटा? इसने भी उज्जैन तथा विदिशा के मंदिरों को लूटा। ठीक है, उज्जैन और विदिशा के जो मंदिर थे उसको अलाउद्दीन खिलजी ने लूटा। सुल्तान बनने के बाद, ठीक है, अलाउद्दीन जब सुल्तान नहीं था, जलालुद्दीन के टाइम पर ये सुल्तान नहीं बना था, तो जलालुद्दीन के टाइम पे इसने क्या किया? उज्जैन और विदिशा के मंदिरों को तो लूटा ही लूटा। उसके बाद जब 1296 ईस्वी में जब ये सुल्तान बन गया, फिर इसने बहुत सारी जगहों को जीतने का बहुत प्रयास भी किया और जीता भी। जैसे कि बात करें, कालिंजर को जीता इसने, कालिंजर। ठीक है, भिलसा को लूटा, जीता, चंदेरी, धार, मांडू, ठीक है, इन सभी राज्यों को इसने लूटना स्टार्ट किया। और 1305 ईस्वी में, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है थोड़ा, 1305 ईस्वी में इसने क्या किया? मल्लख देव को हराया, जो कि कहां का शासक था? मालवा का शासक। मालवा क्या? मध्य प्रदेश में। तो मालवा का शासक था मल्लख देव। मालवा का शासक मल्लख देव था, उसको हराया था। कब? 1305 ईस्वी में। और उस टाइम पर जो अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था वो था एन उल मुल्क। कौन था? एन उल मुल्क। जो सेनापति था उसी की सहायता से इसने मल्लख देव को हराया था, जो कि मालवा का शासक था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, आगे बात करें। अब जब खिलजी वंश समाप्त हुआ तो खिलजी वंश के बाद आया तुगलक वंश। खिलजी वंश के बाद कौन सा आया? तुगलक वंश आया। ठीक है, अब मैं बता दूं, जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश की जो स्थापना की थी वो की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। अब कब की थी? 1320 तक खिलजी वंश समाप्त हो गया था। 1320 में ही गयासुद्दीन तुगलक ने ही क्या किया, जिसको गाजी मलिक के नाम से भी जानते हैं, उसने तुगलक वंश की स्थापना की। उसके बाद फिर गद्दी पर बैठा उसका लड़का मोहम्मद तुगलक। तो मोहम्मद तुगलक ने क्या किया? मोहम्मद तुगलक ने बटियागढ़ में, बटियागढ़ जगह है, यहाँ पे एक अभिलेख भी है। ठीक है, आगे बता दूंगा आपको चार्ट बता के कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से अभिलेख मिले हैं। तो बटियागढ़ में एक अभिलेख है, तो वहां पर बटियागढ़ में इसने प्राणियों के लिए क्या क्या बनवाया, बहुत अच्छे काम किए थे इसने। थोड़ा सामाजिक इसने काम किए। किसने? मोहम्मद तुगलक ने सामाजिक काम किए। और मोहम्मद तुगलक का जो पहले नाम था वो था जूना खां। क्या नाम था? जूना खां नाम था इसका। तो इसने प्राणियों के लिए क्या बनवाए? गौ मठ बनवाए, बावड़ियां बनवाई, बगीचा बनवाए। ठीक है, किसने? मोहम्मद तुगलक ने। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया थोड़ा दिल्ली सल्तनत के बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट। अगर आप ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो मेरी जो इतिहास की वीडियो पड़ी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके इतिहास की वीडियो सारी देख सकते हो। उसमें दिल्ली सल्तनत की 2 वीडियो है, दोनों वीडियो में आपको पूरा दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी। 2 घंटे की वीडियो समथिंग होंगी, आप दोनों वीडियो में उसका थोड़ा अच्छा सा ब्रीफ में पढ़ सकते हो, डीपली पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया थोड़ा ऊपर ऊपर से जो मध्य प्रदेश में इनका क्या योगदान था, हम उसकी चर्चा यहाँ कर चुके हैं। अगर हम बात करें तोमर वंश की, तोमर वंश, तोमर राजवंश, जो कि तोमर कौन थे? मानसिंह तोमर। मानसिंह तोमर को शायद आप सब जानते होंगे, इनका चक्कर था मृगनयनी से। ठीक है, प्रेम के चक्कर में बहुत ज्यादा विख्यात हो गए थे। तो इसी वंश के थे, तोमर राजवंश के। तो अब बात करें, सबसे पहले तोमर राजवंश की जो स्थापना थी वो किसने की थी? वो की थी वीर सिंह देव ने। तोमर राजवंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? वीर सिंह देव ने की थी। और इसने क्या किया? जब तैमूर का आक्रमण हो रहा था, तैमूर का आक्रमण हुआ, तो उसका फायदा उठा के कैसे? जब तैमूर का आक्रमण हुआ तो सारे राज्य टूट गए थे, कमजोर पड़ गए थे सारे राज्य। तो उसी चीज का किसने फायदा उठाया? तोमर वंश के संस्थापक वीर सिंह देव ने फायदा उठाया और तोमर राजवंश की स्थापना की। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद वीर सिंह देव के बाद इसके उत्तराधिकारी आए कौन? उद्धवदेव और विक्रमदेव। कौन कौन आए? उद्धवदेव और विक्रमदेव। अब विक्रमदेव की बात करें तो विक्रमदेव के शासनकाल में ही, ठीक है, विक्रमदेव के शासनकाल में ही 1402 ईस्वी में किसने यहाँ पर हमला किया था? किसने? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने, ठीक है, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने। ये तुगलक वंश का ही संस्थापक था, मतलब तुगलक वंश का ही था, संस्थापक नहीं, संस्थापक तो गयासुद्दीन तुगलक था। तो तुगलक वंश का था, उसने यहाँ पे हमला किया विक्रमदेव के राज्य पर 1402 ईस्वी में। किसने हमला किया? ये हमला किया नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने। और इसका जब वो सेनापति था वो था मल्लू इकबाल खां, ठीक है, किसने? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक का सेनापति था मल्लू इकबाल खां। उसने जो विक्रमदेव के शासनकाल में यहाँ पे हमला किया। कहां पर? ग्वालियर पर हमला किया, लेकिन वो मतलब उसको जीत नहीं पाया था, उसको हार का सामना देखना पड़ा था और असफल हो गया था। हार तो नहीं, असफल हो गया, उसको जानना पड़ा। जब उसने दूसरी बार हमला किया ग्वालियर पे विक्रमदेव के राज्य में, तो क्या हुआ? दूसरी बार हमले में वो जीत गया था और उसने विक्रमदेव को हरा दिया था। धौलपुर के निकट विक्रमदेव को हरा दिया था। किसने हराया था? वो हराया था नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के सेनापति, जिसका नाम था मल्लू इकबाल खां। उसने विक्रमदेव को धौलपुर के निकट हरा दिया था, ठीक है। उसके बाद जो विक्रमदेव के जो उत्तराधिकारी आए, विक्रमदेव का जो उत्तराधिकारी आया वो था डुगरेंद्र सिंह। कौन था? डुगरेंद्र सिंह। डुगरेंद्र सिंह विक्रमदेव का उत्तराधिकारी आया। अब इसी के शासनकाल में ही, स्टार्टिंग में ही, इसी के शासनकाल में है, स्टार्टिंग में मालवा के शासक थे हुसंग शाह। मालवा के शासक थे हुसंग शाह, उसने यहाँ पर आक्रमण कर दिया। डुगरेंद्र सिंह के शासनकाल में ही ग्वालियर की घेराबंदी कर दी। किसने? मालवा के शासक हुसंग शाह ने ग्वालियर की घेराबंदी कर दी। और ग्वालियर में किसका राज था उस टाइम पर? डुगरेंद्र सिंह का। तो डुगरेंद्र सिंह के शासनकाल में ही किसने घेराबंदी कर दी? मालवा का शासक हुसंग शाह ने घेराबंदी कर दी। तब इससे परेशान होकर डुगरेंद्र सिंह ने, इससे परेशान होकर इसको जौनपुर के एक शासक थे, कौन? मुबारक शाह। जौनपुर के शासक थे मुबारक शाह, उससे मदद लेनी पड़ी थी। किसको? डुगरेंद्र सिंह को। और इसको भगा दिया था, ठीक है। हुसंग शाह इसमें कामयाब नहीं हो पाया था, मालवा का शासक था, हुसंग शाह इसमें कामयाब नहीं हो पाया था, भगा दिया था। फिर बाद में क्या हुआ? कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद कह सकते हो, तो डुगरेंद्र सिंह ने नरवर जो गढ़ था उस पर हमला बोल दिया। वहां पे मालवा का जो शासक था उसी का ही अधिकार था पहले। नरवर पे किसका अधिकार था? मालवा का जो शासक था हुसंग शाह, उसका ही अधिकार था। लेकिन डुगरेंद्र सिंह ने उस पर भी हमला बोल दिया, नरवर पे। लेकिन वो असफल रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन फिर बाद में वो नरवर गढ़ था वो किसके अधीन हो गया? फिर वो तोमरों के अधीन हो गया। और नरवर का जो प्राचीन नाम था, पहले का नाम, उसको नलपुर कहा जाता था। क्या कहा जाता? नलपुर कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। उसने फिर ये आ गया डुगरेंद्र सिंह। अब डुगरेंद्र सिंह के बाद आया सबसे अंतिम राजा जो था तोमर वंश का, वो था कीर्ति सिंह। कौन था? कीर्ति सिंह था। यहां पर लिख देता हूं, कीर्ति सिंह, ठीक है। कीर्ति सिंह आया, किसका? तोमर वंश का अंतिम राजा था कीर्ति सिंह। अब इसको अपना राज्य बचाने के लिए, कभी तो इसको मालवा जो जौनपुर के शासक थे वहां से मदद लेनी पड़ी, कभी इनको जो दिल्ली मतलब मुगल थे उनसे मदद लेनी पड़ी, दिल्ली से मुगल मुस्लिम की मदद लेना पड़ी। तो इसको अपना कुछ भी बोले कि इसको केवल अपना राज्य बचाना था, कीर्ति सिंह को अपना राज्य बचाना था। तो उसने जौनपुर के शासक की भी मदद ली और दिल्ली के मुस्लिम शासक की भी मदद ली और अपना राज्य को बचाए रखा। तो दोस्तों ये था तोमर वंश का छोटा सा इतिहास। और मैंने स्टार्टिंग में बता चुका हूं, तोमर वंश के ही एक राजा थे मानसिंह तोमर, वो मृगनयनी के लिए बहुत ज्यादा विख्यात थे। उन्हीं का ही एक किला बना हुआ है, ग्वालियर किला, ठीक है। ग्वालियर किला, जैसे अभी इसी की बात चल रही थी, ग्वालियर में किला है, उसमें एक मानसिंह तोमर ने अपनी जो मृगनयनी थी, जिससे प्रेम के पीछे पागल थे, तो मानसिंह ने क्या किया? एक गुजरी महल बनवाया। वो किसके लिए बनवाया था? मृगनयनी के लिए बनवाया था। गुजरी महल मृगनयनी के लिए बनवाया था राजा मानसिंह तोमर ने। वो किस वंश के थे? वो इसी राजवंश के राजा थे, ठीक है। अगर हम बात आगे और बात करें, आगे इसमें और देखें
कि तोमर वंश के बाद अगर हम बात करें तो मुगलों के अधीन मध्य प्रदेश, ठीक है, मुगलों ने मध्य प्रदेश पर ऐसा क्या राज किया, ऐसे क्या काम किए, तो उसकी चर्चा करते हैं। अगर इसको भी आपको डीप में पढ़ना है तो आपको इतिहास की वीडियो देखना पड़ेगी, क्योंकि वहां पर मैंने आपको पूरा डीपली बताया हुआ है मुगल साम्राज्य, ठीक है। मुगल साम्राज्य में हर एक सम्राट के बारे में बताया गया है, चाहे वो बाबर हो, चाहे हुमायूं हो, चाहे अकबर हो, चाहे जहांगीर हो, औरंगजेब हो, शाहजहां हो, कोई भी हो, जो 1707 तक जो बोला जाता है, तो वहां तक मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं बिल्कुल डीपली। अगर यहाँ पे तो केवल हम वो देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इनका क्या योगदान रहा है और मध्य प्रदेश पर कौन से जगह पर उन्होंने राज्य अपना स्थापित किया, किसने, मुगलों ने। तो मुगलों के अधीन मध्य प्रदेश। तब सबसे पहले हम बात करूं, जो मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे बाबर। मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे बाबर। बाबर ने क्या हुआ, यहाँ पर इब्राहिम लोदी का राज था, पहले दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का राज था। लोदी वंश के सबसे अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, उसका मतलब राज था। तब बाबर आया, बाबर ने सबसे पहले लड़ाई की इब्राहिम लोदी से सन 1526 ईस्वी में, ठीक है, 1526 ईस्वी में। जब इब्राहिम लोदी इस युद्ध में हारा गया तब बाबर ने अपनी सत्ता फैलाई, ठीक है, अपना राज्य की स्थापना की, ठीक है। तब से ही 1526 में ही मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे वो थे बाबर, ठीक है। बाबर ने 4 लड़ाइयां लड़ी थी बड़ी बड़ी, जैसे कि एक तो थी इब्राहिम लोदी के साथ, एक थी राणा सांगा के खिलाफ, एक थी मेदिनी राय के खिलाफ, और एक थी जो पूर्वी पश्चिमी अफगानी थे, अफगानिस्तान के लोग, पश्चिमी अफगानी, उनके साथ। तो सब वहां पे पहली लड़ाई तो इब्राहिम लोदी के साथ। अगर हम दूसरी लड़ाई की बात करें बाबर की, किसके साथ, राणा सांगा के खिलाफ। तो राणा सांगा के खिलाफ जो लड़ाई थी उसको कहते हैं खानवा का युद्ध। खानवा जगह पर एक युद्ध हुआ था, किसके बीच में, बाबर और राणा सांगा के बीच। तब इसमें राणा सांगा हार गया था और मालवा पर जिसका जो अधिकार था, मालवा पर, उस पर अधिकार अब किसका हो गया, मुगलों का अधिकार हो गया, बाबर का अधिकार हो गया। कब, 1527 ईस्वी में इसने लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। उसके एक साल बाद फिर 1528 ईस्वी में बाबर ने लड़ाई लड़ी थी मेदिनी राय के साथ, और मेदिनी राय से ही इन्होंने कालिंजर पर अधिकार कर लिया, ठीक, कालिंजर के किले पर इन्होंने अधिकार कर लिया, किसने, बाबर ने। तो ये सब मुगलों के अधीन पहुंच गए। अगर हम इसके बाद बात करें, बाबर के बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ हुमायूं, ठीक है। हुमायूं ने ज्यादा शासन नहीं कर पाया था, ये ज्यादा 8-9 साल शासन किया इसने, तो लेकिन इसके ज्यादा कुछ मध्य प्रदेश में योगदान नहीं था। अब हुमायूं को हराया शेर शाह सूरी ने। हुमायूं को किसने हराया था, शेर शाह सूरी ने हराया और अपना राज्य बनाया, ठीक है, दिल्ली में। अब शेर शाह सूरी ने फिर आया, शेर शाह सूरी कब आया था, 1540 से 1545, 5-6 साल इसने भी शासन किया, और इसने मध्य प्रदेश में मालवा, रायसेन, ग्वालियर, इन पे अधिकार कर लिया था। ग्वालियर का किला, ठीक है, ग्वालियर का किला सबसे फेमस है ना, तो ग्वालियर पे ही ज्यादातर किला था, तो चढ़ाई कर दी और राज्य स्थापित कर लिया था। मतलब इन्होंने, शेरशाह सूरी ने अपना अधिकार बना लिया था, कहां कहां, मालवा, रायसेन और ग्वालियर। अगर हम और आगे बात करें, जब शेरशाह सूरी का शासनकाल खत्म हो गया था, उसके बाद फिर हुमायूं दोबारा आया, ठीक है, हार गया था, फिर दोबारा आया, दोबारा उसने इसी राजवंश के शासक था, शेरशाह सूरी के राजवंश का शासक था, उससे लड़ाई की और फिर से दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, कौन, हुमायूं, ठीक है। और लगभग 1 साल के शासन में ही इसकी मौत हो गई थी, बताया जाता है कि सीढ़ियों से गिरने से इसकी मौत हो गई। अब उसके बाद हुमायूं का जो उत्तराधिकारी आया, सबसे महान सम्राट, बादशाह अकबर, ठीक है, अकबर आए, तो अकबर, ठीक है, अकबर आए 1555 से 1606 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। मतलब लगभग 49 साल इन्होंने अपना शासन संभाला, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से संभाला, इनकी भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी मालवा के शासक कौन थे, बाज बहादुर, मालवा पर जब बाज बहादुर का राज था, जब बाज बहादुर का राज था, उनकी राजधानी थी मांडू, किसकी, बाज बहादुर की। मालवा पर जो शासक थे बाज बहादुर, और मालवा की जो राजधानी थी वो थी मांडू, मालवा की राजधानी मांडू थी। तो बाज बहादुर पे क्या किया इसने, आक्रमण कर दिया। इसमें बाज बहादुर की
मृत्यु हो गई थी और उनकी जो पत्नी थी रूपमती, उन्होंने आत्महत्या कर ली। ठीक है, रूपमती ने आत्महत्या मतलब आत्मदाह, मतलब आग में जल गई थी वो, तो आत्मदाह कर लिया था। तब अकबर ने क्या किया, जो बाज बहादुर जिसको हराया था ना, तो बाज बहादुर को उसने अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। अकबर के 9 रत्न थे, जैसे तानसेन की बात करें, अबुल फजल की बात करें, तो बाज बहादुर भी उन 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, और आगे बात करें अकबर की, तो अकबर की जो महत्वपूर्ण लड़ाई थी वो थी गोंडवाना। ठीक है, गोंडवाना राज के बारे में आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो गोंडवाना सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई गोंडवाना की थी। तो गोंडवाना की बात करें तो वर्तमान में ये गोंडवाना कहाँ पड़ता है, तो मंडला और जबलपुर जिले में, मंडला और जबलपुर जिले में जो एरिया आता है ना, उसको गोंडवाना राज्य कहते हैं। तो यहाँ पर दुर्गावती थी, यहाँ पर कौन था, दुर्गावती, नाम सुना होगा आप लोगों ने, दुर्गावती। तो दुर्गावती पर ही अकबर ने क्या कर दिया, आक्रमण करवा दिया। जब उसके सेनापति कौन थे, आसफ खां। ठीक है, आसफ खान ने क्या किया, गोंडवाना जो मंडला था और जबलपुर जो बढ़ता है, यहाँ पर हमला कर दिया था, जिससे रानी दुर्गावती पर, ठीक है, तो रानी दुर्गावती ने क्या किया, अपने आप में कटार घोंप कर जान दे दी थी। ठीक है, और रानी दुर्गावती की जो समाधि है वो कहाँ पर है, बरेला में। रानी दुर्गावती की समाधि बरेला में है। ठीक है, और बता दूं जो रानी दुर्गावती हैं, ये चंदेल वंश की राजकुमारी थी। ये कहाँ की थी, चंदेल वंश की राजकुमारी थी। और उनकी जो शादी हुई थी वो हुई थी संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह के साथ। अब संग्राम शाह कौन था, आगे चर्चा करेंगे उसकी। तो संग्राम शाह के पुत्र थे दलपत शाह, तो दलपत शाह के साथ इनकी शादी हुई थी। और दलपत शाह ज्यादा मतलब टाइम तक नहीं रहते और ये एक्सपायर हो गए थे, मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी 1541 ईस्वी में। उसके बाद दुर्गावती ने शासन संभाला अपने पुत्र के साथ, एक छोटा सा पुत्र था इनका वीर नारायण, उसको लेकर अपना शासन संभाला। ठीक है, तब अकबर को जो सेनापति था आसफ खान ने हमला कर दिया, दुर्गावती हार गई, तो उन्होंने कटार घोंपटा आत्महत्या कर ली। तो और ये दुर्गावती की थी वो कौन से वंश की थी, पहले वो चंदेल वंश की थी, चंदेल वंश की राजकुमारी थी पहले। अगर हम और बात करें अकबर, अकबर के बाद जो बादशाह आए वो थे जहांगीर, जहांगीर के बाद जो बादशाह आए वो कौन थे, शाहजहां, शाहजहां के बाद जो बादशाह आए वो थे औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब का थोड़ा महत्वपूर्ण योगदान है मध्य प्रदेश में। क्या योगदान है, उन्होंने एक लड़ाई की थी उज्जैन के पास में। ठीक है, उज्जैन के पास में लड़ाई किससे की थी, अपने ही भाई से। कौन, क्या नाम था उसका, शहजादा दारा। क्यों की थी बता देता हूँ, वो की थी राजपाट के लिए। जब इनको पता लगा कि शहजादा जो शाहजहां था, तो शाहजहां बीमार हो गया था, उनको पता लगा ये बीमार है, अब राज्य का बंटवारा कैसे होगा और राजगद्दी पर कौन बैठेगा, तो इसी बात को लेकर इन भाइयों में लड़ाई हो गई थी। तो उसमें जो सबसे फेमस लड़ाई थी वो थी किसकी, औरंगजेब की और शहजादा दारा के बीच में। तो औरंगजेब और शहजादा दारा के बीच में लड़ाई हुई थी, कब हुई थी, 1658 में, जिसको कहते हैं धर्मत का युद्ध। इसको कौन सा युद्ध कहा जाता है, धर्मत का युद्ध कहा जाता है। औरंगजेब और शाहदारा के बीच में हुआ था, जिसमें शाहदारा की हार हो गई थी और औरंगजेब जीत गया था। जीतने के बाद इसने अपना गद्दी संभाली, मतलब गद्दी पर फिर ये बैठा, कौन, औरंगजेब। ठीक है, ये हो गया। उज्जैन के समीप लड़ाई की थी, उज्जैन के पास में ही था, धर्मत का युद्ध बोला जाता है, जो कि औरंगजेब और शहजादा दारा के बीच में हुआ था। दोनों भाई भाई थे, शाहजहां के लड़के थे ये। लास्ट पॉइंट इसकी बात करें, खानदेश। तो खानदेश की बात करें तो अकबर का अंतिम युद्ध माना जाता है, अकबर का अंतिम युद्ध, अंतिम युद्ध, और इसमें उसको विजय भी मिली थी, मतलब जीत भी हासिल हुई थी अकबर को। ये की थी उसने सन 1600 में, खानवा का युद्ध। और खानवा की बात करें तो वर्तमान में ये कहां पर पड़ता है, कौन सा क्षेत्र था ये था नीमाड़ और दक्षिण मालवा का पूरा विस्तृत फैला हुआ, नीमाड़ और दक्षिण मालवा जो पूरा फैला हुआ जो भाग था, जो क्षेत्र था, वो कौन सा था, वो था खानदेश। यहाँ पर जो खानदेश पे जो शासन चल रहा था वो चल रहा था फारूकी वंश का, फारूकी वंश का शासन चल रहा था। और फारूकी वंश के जो संस्थापक थे वो थे दाऊद। ठीक है, और आगे बात करें और कौन सा शासन करता यहाँ पे थे, तो दाऊद, मीरन मीरन बहादुर, ये यहाँ के शासन करता थे। तब अकबर ने यहाँ पे क्या किया, हमला बोल दिया और जीत हासिल की। तो अकबर की आखिरी जीत मानी जाती है खानदेश का
खानदेश का युद्ध, ठीक है, आखिरी विजय थी ये सन 1600 में इन्होंने की थी। तो दोस्तों ये हो गया थोड़ा सा महत्वपूर्ण डेटा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम आधुनिक मध्य प्रदेश की, ठीक है, आधुनिक इतिहास क्या रहा है मध्य प्रदेश का। तो जैसा कि हम जानते हैं जब दक्षिण में मराठा राज्य, मध्य प्रदेश के नीचे मराठा राज्य जब उभरा, इनका उदय हुआ, तो उसके संस्थापक थे शिवाजी। अब शिवाजी के बाद धीरे धीरे साम्राज्य बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो मध्य प्रदेश में 1732 को, कब, 1732 में मध्य प्रदेश में 1732 में 5 बड़े मराठा राज्यों का उदय हुआ, ठीक है। 1732 ईस्वी तक मध्य प्रदेश में 5 मराठा राज्यों का उदय हुआ। उनमें कौन थे, जैसे कि एक तो इंदौर में, ठीक है, इंदौर में थे होलकर, मल्हार राव होलकर, ठीक है, अभी इसकी भी चर्चा करेंगे। मल्हार राव होलकर राजवंश था, ठीक है। मल्हार राव होलकर को कहाँ पे, इंदौर में बिठाला गया था, वहां पे मराठा राज था। और ये 1727 ईस्वी में जो नीचे पुणे में पेशवा थे शिवाजी के, जो उस टाइम पर चल रहे थे, बाद में पेशवा का राज हो गया था। तो पुणे में जो पेशवा थे, तो पेशवा से सनद मिली थी 5 महलों की, किसको, मल्हार राव होलकर को, और इन्होंने इंदौर में अपना साम्राज्य की स्थापना की, उदय हुआ इसका। अगर हम बात करें धार की, ठीक है, धार की और देवास की, तो धार और देवास में भी मराठा राज्यों का उदय हुआ। देवास 2 पांतियों में डिवाइड था, एक छोटी पांति एक बड़ी पांति। तो धार और देवास की बड़ी पांति में तो भी 1729 को ही यहाँ को क्या हुआ, यहाँ का भी साम्राज्य का उदय हुआ। ये भी सब मराठा ही साम्राज्य थे, मराठा ही राज्य थे, ठीक है। तो धार में कौन थे, आनंद राव पवार वंश था, और देवास की बड़ी पांति में था तुकोजी राव पवार वंश था। तो 1729 में इनको भी सनद मिली, किससे, पेशवा से, ठीक है, जो कि पुणे में बैठे हुए थे, वो ही चला रहे थे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो देवास में ही छोटी पांति में थे जीवाजी राव वंश था, ठीक है, जीवाजी राव वंश था। और ग्वालियर में थे सिंधिया वंश, जो कि 1731 में इनको सनद मिली, ठीक है। बंटवारा होने लगा था। जैसे कि हम बात करें पेशवाओं की, तो पेशवाओं को 46% हिस्सा पहुंचा। होलकर की बात करें, सिंधिया की बात करें, तो इनको 21% का हिस्सा इनको मिला। अब धीरे धीरे चलते चलते 1730 की बात है। 1730 में जो होलकर वंश थे उसको साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य घोषित कर दिया गया था, मतलब मराठाओं का सबसे ताकतवर अच्छा शासक माना गया था। किसको, मल्हार राव होलकर को। इस टाइम पर मल्हार राव होलकर थे, ठीक है, मल्हार राव होलकर थे। आगे चलते हैं तो 1730 में होलकर को क्षेत्र का सर्वोच्च शासक स्वीकारा। 1730 में मल्हार राव होलकर जो थे वो उसको सर्वोच्च शासक स्वीकारा, ठीक है। और पेशवा बाजीराव, पेशवा बाजीराव, उस टाइम पे पेशवा कौन थे, बाजीराव, बाजीराव मस्तानी वाले, ठीक है, बाजीराव, ठीक है। पेशवा बाजीराव ने 1732 में, 1732 में मालवा, ठीक है, मालवा का जो सूबा होलकर, सिंधिया और पवार के बीच विभक्त कर दिया। जो मालवा की पूरी जगह थी वो पेशवा ने, बाजीराव पेशवा ने तीनों में डिवाइड कर दिया। किस किस को दे दिया, वो दे दिया होलकर को, सिंधिया को और पवार को। होलकर वंश, सिंधिया वंश और पवार वंश 1732 में तीनों में बंटवारा कर दिया। आगे चले तो मल्हार राव की मृत्यु 1766 ईस्वी में हो गई थी। मल्हार राव की मृत्यु कब हो गई थी, 1766 ईस्वी में। देखो जैसा कि हमें पता है 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी मराठा और महमूद अब्दाली के बीच में, ठीक है, अब्दाली और किसके, मराठाओं के बीच में, जिसमें मराठा हार गए थे। इनको बहुत ज्यादा क्षति पहुंची थी, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था कि पेशवा भी इसको बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी भी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तब इनको जब ये वापस लौटे, कहां से, पानीपत के युद्ध से वापस लौटे 1761 में, तो इनकी जो इंदौर में स्थिति थी ना बहुत ही बेकार हो गई थी, कि बहुत ही सुदृढ़, मतलब दृढ़ स्थिति इनकी ऐसी खराब हालत में इनकी हो गई थी, ठीक है। तब 4-5 साल में ये भी सहन नहीं कर पाए और इनकी भी 1766 में मृत्यु हो गई थी। और इनकी मृत्यु हुई थी कहां पर, भिंड में, ठीक है, जिला
भिंड में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जब जैसे ही इनकी मृत्यु हुई, किनकी, मालेराव होलकर की, किनकी, मल्हारराव होलकर की, मालेराव नहीं मल्हार राव होलकर, ठीक है, मल्हार राव होलकर ही थे पहले, मालेराव नहीं मल्हार राव होलकर, ठीक है, आप देख लेना, मल्हार राव होलकर थे पहले। अब इसके बाद जो मल्हार राव की मृत्यु हुई, उसके बाद बने माले राव, उसके बाद बने माले राव, ठीक है दोस्तों, पहले मल्हार राव थे, उसके बाद माले राव बने, राजा बने, लेकिन इन्होंने ज्यादा काम नहीं किया, 1 साल इन्होंने शासन किया और 1 साल में ये चल बसे, इनकी भी मृत्यु हो गई। तब इन्हीं की माता, किनकी, माले राव होलकर की जो माँ थी, उनका नाम था अहिल्याबाई, ठीक है, अहिल्याबाई, इन्होंने पूरा शासन संभाला, इन्होंने ही पूरा शासन संभाला। 1767 ईस्वी में, 1767 ईस्वी में अहिल्याबाई, देवी अहिल्याबाई ने शासन संभाला। 1767 ईस्वी में देवी अहिल्याबाई ने शासन संभाला और इस टाइम पे इनके जो सेनापति थे वो थे तुकोजी राव होलकर, ठीक है, तुकोजी राव, ठीक है, तुकोजी राव होलकर या फिर तुकोजी होलकर, ये इनके सेनापति थे और अच्छे सेनापति थे, ठीक है। और माता अहिल्या देवी बहुत अच्छी शासिका बनी, इन्होंने जनता के लिए बहुत ज्यादा काम किए और जनता के बीच में ये बहुत ज्यादा प्रिय हो गई थी, मतलब जनता को बहुत ज्यादा इनका काम पसंद आया। इन्होंने सामाजिक काम भी अच्छे किए, इन्होंने कुएं बनवाए, बावड़ी बनवाई, ठीक है, ऐसे मठ बनवाए, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, नहरें बनवाई। और ये थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, धार्मिक मतलब धर्म से रिलेटेड, जैसे कि शंकर जी की बहुत ज्यादा वो थी, ठीक है, उपासिका थी, उनकी सबसे ज्यादा पूजा करती थी। और माना जाता है इनके यहाँ पे जो जाता था न्याय मिलता ही था, बहुत अच्छा न्याय के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी। और बताया जाता है कि इन्होंने इनका एक प्रिय पुत्र था, एक लड़का, उसको न्याय के लिए हाथी के पैर से कुचलवाने के लिए निर्णय सुना दिया था, ठीक है, हुक्म दे दिया था न्याय के खातिर केवल, ठीक है। तो ये था हमारी देवी अहिल्याबाई के बारे में, ठीक है, बहुत ही अच्छी शासिका थी, इन्होंने लगभग 30 साल शासन किया, 1767 से लेकर 1797 में। जब 1797 देवी अहिल्या जी ने अंतिम सांस ली, मतलब जब इनकी मृत्यु हुई 1797 में, तब आए जो इनके सेनापति थे, कौन, तुकोजी राव होलकर, तो तुकोजी राव होलकर ने शासन संभाला, ठीक है, 1797 में तुकोजी राव होलकर ने शासन संभाला, लेकिन ये भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए, टिक नहीं पाए मतलब इनके शरीर ने ही साथ छोड़ दिया इनका। तो 15 अगस्त 1797 में इनकी मृत्यु हो गई, किनकी, तुकोजी राव होलकर की भी मृत्यु हो गई, ठीक है। और तुकोजी राव होलकर ने ही सहयोग दिया था देवी अहिल्या को पूरे साम्राज्य को चलाने में, ठीक है। अब देवी अहिल्या देवी की बात करें तो थोड़ा सा और, तो देवी अहिल्या देवी ने एक राजधानी बनाई महेश्वर में, कहाँ राजधानी बनाई, महेश्वर में राजधानी बनाई। और पहले इनकी राजधानी कहाँ थी, राजवाड़ा में थी, तो इनकी 2 राजधानी हो गई, एक राजवाड़ा के अतिरिक्त दूसरी राजधानी इन्होंने महेश्वर में बनवाई। और देवी अहिल्या ने इंद्रपुर, ठीक है, इंद्रपुर राज्य की स्थापना की, जो आज के इंदौर के नाम से जाना जाता है। इंद्रपुर राज्य की स्थापना किसने की, देवी अहिल्याबाई ने ही की, 1770 में, 1770 में अहिल्याबाई ने इंद्रपुर यानी इंदौर की स्थापना की। तो ये हो गया। और आगे चले, ठीक है, फिर क्या हुआ, जब इनका भी शासन खत्म हो गया था, तो अब आगे चल के इनके जो राजवंश के लोग आए, ठीक है, राजवंश के शासक थे इनके, तो उन्होंने महेश्वर में जो राजधानी थी दोबारा से महेश्वर से हटा के कहां पे राजधानी कर ली, इंदौर में कर ली। कब, 3 अप्रैल 1818 में, 3 अप्रैल 1818 में महेश्वर से इंदौर में इन्होंने अपनी राजधानी पहुंचा दी, ठीक है। अब गदर, गदर का मतलब क्या है, ठीक है, 1857 का गदर, 1857 रेवोल्यूशन, ठीक है, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम। तो 1857 के गदर में समर्थन देने वाले जो होलकर राजा थे वो थे तुकोजी राव द्वितीय, कौन, तुकोजी राव द्वितीय, ठीक है, तुकोजी राव द्वितीय ही ऐसे राजा थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में जो क्रांतिकारी थे उनका साथ दिया था, लेकिन अंग्रेजों को पता नहीं लगा इसका, गुप्त समर्थन किया था, ठीक है, गुप्त समर्थन किया था किसने, तुकोजी राव द्वितीय ने, तुकोजी राव द्वितीय ने। तुकोजी राव के समय में ही, तुकोजी राव के समय में ही
तुकोजीराव द्वितीय नहीं, तुकोजीराव पहले वाले, ठीक है, उनके समय में ही क्या इंदौर में ट्रेन व्यवस्था चालू हुई, ठीक है, रेल व्यवस्था। तो तुकोजीराव के समय ही इंदौर में रेलवे का क्या हुआ, रेलवे की शुरुआत हुई 1857 में ही, ठीक है। अगर और आगे बात करें 15 अगस्त 1797 को तुकोजी की मृत्यु हो गई, ये मैंने बता चुका हूं, ठीक है। इसके बाद जब जैसे ही तुकोजी की मृत्यु हुई, तुकोजी की जैसे ही मृत्यु हुई, उसके बाद जो शासन संभाला वो किसने संभाला, काशीराव, यशवंतराव प्रथम और तुलसाबाई। कौन कौन ने, काशीराव, यशवंतराव प्रथम और तुलसाबाई, इन तीनों ने मिलकर शासन संभाला। और किसके नाम पर संभाला, वो संभाला मल्हार राव होलकर के नाम पर। मल्हार राव जो कि इसके संस्थापक थे, मल्हार राव होलकर के नाम पर शासन संभाला, ठीक है। बाद में जाके तुकोजी तृतीय, ठीक है, जब तुकोजी तृतीय आए, तुकोजी तृतीय मतलब तीसरे, तो उनके टाइम पे ही इनके राज्य का जो विलय हो गया वो मध्य भारत में ही हो गया था। इनके टाइम पे तुकोजी तृतीय के समय में इस राज्य का विलय किसमें हो गया था, मध्य भारत में हो गया था, जो कि मध्य प्रदेश बोलते हैं ना, तो पहले इसका नाम क्या था, मध्य भारत था, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया होलकर वंश की बारे में। पहला क्या हो गया, होलकर राजवंश के बारे में, होलकर राजवंश की ये पूरी रामकथा, ठीक है। थोड़ी सी इसका इंपॉर्टेंट जो फैक्ट था वो हमने लिख लिया। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे सिंधिया वंश की, वो बात करेंगे सिंधिया वंश की। तो सिंधिया वंश की बात करें तो 1731 में, याद रखना 1731 में मालवा का एक भाग, जैसे कि हमने देखा था 1731 में मिला था ना सिंधिया को, 1731 में सिंधिया को मिला था। तो 1731 में मालवा का जो एक भाग था वो किसको मिला, सिंधिया को मिला था, जो हम चर्चा कर चुके हैं इसकी पहले। उसके जो शासक थे उस टाइम पे, जब ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना हो रही थी 1731 में, उस टाइम पे इसके जो शासक थे वो थे राणोजी सिंधिया। कौन थे, राणोजी सिंधिया थे, ठीक है। इसलिए वो संस्थापक कौन हो गए, राणोजी सिंधिया हो गए, ठीक है दोस्तों। अगर और आगे बात करें 1729 में अमझेरा का युद्ध हुआ। कब, 1729 में अमझेरा का युद्ध हुआ। इसी युद्ध में इनको राणोजी सिंधिया को अच्छी सफलता मिली और अच्छे शासक के रूप में, अच्छे योद्धा के रूप में जो उभर के आए। तभी जो बाजीराव पेशवा थे, मतलब पुणे में जो भी पेशवा बैठे हो, जो पुणे में पेशवा थे, तो पेशवा ने इनको भी होलकर के समान भागीदारी दी, होलकर के समान भागीदारी दी। मतलब होलकर को भी 21% भाग मिला था, तो सिंधिया को भी उस टाइम पे 21% भाग मिल गया था, तो बिल्कुल समान भागीदारी दी थी। और कौन कौन से राज्य दिए थे, उज्जैन, शाजापुर और सुजावलपुर, जिसको सुजालपुर के नाम से जानते हैं अभी। तो तीन राज्य, तीन जगह हैं, किनको दी थी, सिंधिया को मिली थी, बिल्कुल होलकर के समान, ठीक है। और इनकी मृत्यु की बात करें, राणोजी की मृत्यु कब हुई थी, राणोजी की मृत्यु हुई थी 1745 में। राणोजी सिंधिया की मृत्यु 1745 में हो गई थी। जब राणोजी की मृत्यु हुई तब इनके बाद जो उत्तराधिकारी इनका हुआ वो हुआ महादजी सिंधिया। वो कौन हुए, महादजी सिंधिया। अब महादजी सिंधिया की बात करें तो महादजी सिंधिया, अब 1761 की जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, तो वहां से हारकर, जब मराठा जो हार गए थे वहां से हारकर लौटे कौन, महादजी सिंधिया ग्वालियर पे आए। तो ग्वालियर से इन्होंने युद्ध कर दिए, किसके साथ, जाटों के साथ। जब ग्वालियर किले पर जो राज था वो था जाटों का, जाटों का राज था। तो जाटों से इन्होंने क्या किया, ग्वालियर किले को छुड़ाया, किसने, महादजी सिंधिया ने, और अपना राज्य स्थापित किया वहां पर ही, ठीक है। तो जाटों से ग्वालियर का किला छुड़ाया, और वो कब छुड़ाया, 1765 में। ऐसा नहीं है कि 1761 में आए सीधे आके यहाँ पे लड़ने बढ़ गए, नहीं, आए, थोड़ा अपनी स्थिति अच्छी बनाई इन्होंने। अच्छी बनाने के बाद लगभग 3-4 साल बाद फिर ग्वालियर के किले पर हमला किया और द्वारा से जो था जाटों से छीन लिया किला। अगर और बात करें, महादजी सिंधिया थे, महादजी सिंधिया एक अच्छे से कुशल प्रशासक योद्धा माने जाते थे, ठीक है, बहुत ही कुशल प्रशासक योद्धा माने जाते थे। इसके बाद आए दौलत राव सिंधिया। इसके बाद कौन आए, दौलत राव सिंधिया आए। किसके बाद, महादजी सिंधिया के बाद। इन्होंने अपनी राजधानी कहां पर बनाई, लश्कर में। वो कहां पड़ती है, ग्वालियर में। तो ग्वालियर में लश्कर में बनाई, कब, 1810
ईस्वी में, ठीक है। और दौलतराव सिंधिया कब बैठे थे, कब बैठे थे गद्दी पर, ये बैठे थे 1794 में, 1794 में दौलतराव सिंधिया गद्दी पर बैठे, ठीक है। अब उसके उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी लश्कर में, कब बनाई थी, 1810 में बनाई थी लश्कर में। अगर इनके और राजाओं की बात करें कि दौलतराव सिंधिया के बाद कौन आए, तो दौलतराव सिंधिया के बाद आए जाकोजी सिंधिया, जयाजी सिंधिया, ठीक है, माधवराव सिंधिया पहले वाले, ठीक है, प्रथम, और जीवाजीराव सिंधिया प्रथम, ठीक है। उसके बाद जॉर्ज जीवाजीराव जो बाद में आए। तो इनके बाद शासक आए, इन्होंने कुछ ज्यादा काम नहीं किया, इन्होंने केवल शासन को संभाला। अब अंतिम जो शासक इसके जो हुए वो हुए जॉर्ज जीवाजीराव, जॉर्ज जीवाजीराव, जिन्होंने अपने जो राज्य का जो विलय कर लिया वो भारत संघ में विलय कर लिया। 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें राज्य प्रमुख के रूप में शपथ दिलाई थी। देखते हैं अभी, तो यहाँ पे जॉर्ज जीवाजीराव आए। तो जॉर्ज जीवाजीराव की जो शादी हुई थी, जिनका जॉर्ज जीवाजीराव का जो विवाह हुआ था वो हुआ था राजमाता विजया राजे सिंधिया के साथ। और राजमाता विजया राजे सिंधिया जो थी वो थी सागर जिले की। राजमाता विजया राजे सिंधिया कहाँ की थी, सागर जिले की थी। राजमाता विजय राजे सिंधिया सागर जिले की थी, ठीक है। तो इन्हीं के ऊपर, राजमाता के ऊपर एक जीवनी लिखी गई है, एक रानी ऐसी भी, एक रानी ऐसी भी, एक जीवनी लिखी गई है, किनके ऊपर, राजमाता के ऊपर। और वो किन्ने लिखी है, वो लिखी है मृदुला सिन्हा ने, मृदुला सिन्हा ने, ठीक है। मृदुला सिन्हा ने एक रानी ऐसी भी राजमाता के ऊपर पूरी जीवनी लिखी है। और आगे बात करें, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मई 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जीवाजीराव को मध्य भारत, ठीक है, मध्य भारत प्रांत के राष्ट्र प्रमुख के रूप में शपथ दिलाई। मध्य भारत प्रांत के राष्ट्र प्रमुख के रूप में शपथ दिलाई किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो दोस्तों ये हो गया हमारे सिंधिया वंश के बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट जो लेना थे वो हो गए, ठीक है। अगर हम आगे और बात करें कि ग्वालियर के महत्वपूर्ण तथ्य, यहाँ पे लिख देना ग्वालियर, ठीक है। ग्वालियर के और महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो सकते हैं, ग्वालियर में थोड़े इंपोर्टेंट है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंधिया राज चल रहा था ग्वालियर में। अब ग्वालियर की बात चल रही तो ग्वालियर के भी इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इनसे रिलेटेड, ठीक है। वैसे मैं आपको उसमें पढ़ा चुका हूँ, जब मैप बेस पढ़ाया था ना आपको पूरा, तो ग्वालियर शहर के बारे में क्या क्या इंपोर्टेंट थे वो तो पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे भी थोड़े से फैक्ट हैं जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है। जैसे कि मैं बात करूं ग्वालियर के महत्वपूर्ण फैक्ट में, राष्ट्रकूट ने, जो राष्ट्रकूट राजा थे, उन्होंने क्या किया था, प्रतिहार वंश के राजाओं को हराया। राष्ट्रकूट ने प्रतिहार के राजाओं को हराकर तेली का मंदिर, ठीक है, तेली का मंदिर जो कि कहाँ है, ग्वालियर में। तेली का मंदिर का निर्माण किसने कराया था, राष्ट्रकूटों ने करवाया था प्रतिहारों को हराने के बाद। और तेली का मंदिर कहाँ है, ग्वालियर में है। अगर हम आगे और बात करें, चंदेलों ने, चंदेल जो शासक था, चंदेल साम्राज्य, तो चंदेलों ने क्या किया, कच्छप घाट्स, कच्छप घाट्स को ग्वालियर में अपना प्रशासक नियुक्त किया। किसको, कच्छप घाट्स को प्रशासक नियुक्त किसने किया, चंदेलों ने किया। और कच्छप घाट्स जो थे, कच्छप घाट्स को ही सास बहू, सास बहू जिसको सहस्त्रबाहु मंदिर के नाम से जाना जाता है, और कनक मठ निर्माण का श्रेय देते हैं। कच्छप घाट्स को ही कनक मठ और सहस्त्रबाहु मंदिर के निर्माण का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। बोला जाता है कि इनके राजकाल में ही ये बने थे, ठीक है दोस्तों। सास बहू के मंदिर को ही सहस्त्रबाहु मंदिर कहा जाता है। और कनक मठ का मंदिर ये ग्वालियर में ही है। सहस्त्रबाहु मंदिर का ग्वालियर में ही, कहां पे, किले के ऊपर, ठीक है, ग्वालियर किले के ऊपर बना हुआ है ये। कच्छप घाट्स को ही सास बहू मंदिर और कनकन मठ निर्माण का श्रेय इनको दिया जाता है। और आगे बात करें अनंगपाल तोमर की, ठीक है, तोमर वंश के संस्थापक, तोमर वंश के आगे ये, तो तोमर वंश के संस्थापक नहीं कहेंगे, तोमर वंश के शासक, ठीक है, तोमर वंश के शासक, संस्थापक तो वीर सिंह थे। तोमर वंश के शासक कौन थे, अनंगपाल। अनंगपाल ने ही दिल्ली बसाई थी, अनंगपाल ने ही दिल्ली बसाई थी। और इन्हीं के ही वंश का एक शासक था वीर सिंह, ठीक है, वीर सिंह, इन्हीं के वंश का ही एक शासक था वीर सिंह, बाद में आया। इन्होंने 1394 में, इन्होंने, जैसे कि मैं बता चुका हूं पहले भी, वीर सिंह ने 1394 में ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना की। ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना की बात कर रहा हूं, ठीक है, पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा। तो दिल्ली में भी थे, ठीक है, दिल्ली में भी तोमर थे,
जो ग्वालियर में जो बसाई थी वो वीर सिंह तोमर ने बसाई थी। ठीक है, वीर सिंह तोमर ने सन 1394 में ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना की। इब्राहिम लोदी ने, अब देखो ग्वालियर के किले की बात आती है तो ग्वालियर का किला इब्राहिम लोदी ने छीन लिया था। इब्राहिम लोदी के पास भी ग्वालियर का किला हाथ में आ गया था। वो किससे छीना था? वो विक्रमाजीत से। विक्रमाजीत वो किसी वंश के थे? वो तोमर वंश के ही थे। तो विक्रमाजीत से ग्वालियर का किला किसने छीना था? वो छीना था इब्राहिम लोदी ने, और बाद में ये मुगलों के हाथ में लग गया था। मुगलों के हाथ में लग गया था। क्यों लग गया था? क्योंकि मुगलों से ही कौन हार गया था? इब्राहिम लोदी हार गया था। अब इब्राहिम लोदी की चीजें किसके पास चली जाएंगी? मुगलों के पास। तो बाद में ये मुगलों के अधीन चला गया था। तो दोस्तों ये हो गया हमारे ग्वालियर में जो भी राजवंश थे उनके बारे में, सिंधिया राजवंश के बारे में, होलकर राजवंश के बारे में। जो महत्वपूर्ण राजवंश हैं जो मध्य प्रदेश के, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अब सिलेबस में साफ साफ लिख दिया गया है कि आपने ऊपर टॉपिक भी देखा होगा प्री में, तो मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं तथा इनके प्रमुख राजवंश, तो ये मध्य प्रदेश के ही राजवंश हैं। ठीक है, कौन? सिंधिया राजवंश, होलकर राजवंश, और आगे भी आएंगे हम बुंदेलखंड बघेलखंड में, तो उसकी भी चर्चा हम करेंगे। आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे चलता हूं। दोस्तों अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में ईस्ट इंडिया कंपनी। मध्य प्रदेश में जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो कैसे आई, मतलब अंग्रेज मध्य प्रदेश के अंदर कैसे एंटर हुए। इसमें कुछ आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में जो युद्ध हुए और जो संधियां हुई इनके बीच में, इसी के वजह से इनको मध्य प्रदेश में आने का मौका मिला। तो बात करते हैं सबसे पहले 1761 की। तो 1761 में जैसे कि हम जानते हैं कि 1761 में क्या हुआ था? पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी और मराठा हार गए थे। इसी हार से, इसी युद्ध से मराठाओं को बहुत ज्यादा क्षति पहुंची थी, मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। उसके बाद बाजीराव जो पेशवा थे वो भी मर गए थे, उनके मृत्यु हो गई थी। उसके बाद हम कह सकते हैं कि उसके बाद जो शासन संभालने लगा था वो कौन संभाल रहे थे? ये जो मराठा सरदार थे, मराठा सरदार ही शासन संभाल रहे थे। हम कह सकते हैं कि जैसे कि एक पेशवा थे माधव द्वितीय। कौन? माधव द्वितीय, ठीक है, वो पेशवा थे। उन्हीं के बाद में ही कौन? मराठा सरदार। मराठा सरदार ही पूरे जो मेन मेन लोग होते थे, तो मराठा सरदार ही क्या संभालने लगे थे कि पूरा देखभाल करने लगे थे पूरे राज्यों की। तो मराठा सरदार ही मराठा नीति को तय करने लगे। मराठाओं की जो नीतियां होती थी कि कहाँ क्या राज करना है, वो मराठा सरदार ही देखने लगे थे। और ये 12 सदस्यों की टीम थी, ठीक है, 12 सदस्यों की टीम थी। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण थे, जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण थे, एक तो थे वो ग्वालियर के सिंधिया और दूसरे इंदौर के होलकर। ठीक है, इंदौर के होलकर। ग्वालियर के तो सिंधिया हो गए और इंदौर के होलकर, ठीक है, दो ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हुए। ठीक है, और इसी वजह से ही, और आगे बात करते हैं, अंग्रेजों एवं मराठाओं के बीच पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। ठीक है, अंग्रेजों और किसके बीच में? मराठाओं के बीच में पहला युद्ध हुआ, जिसको आंग्ल मराठा युद्ध ही कहेंगे, क्योंकि आंग्ल मतलब अंग्रेज और मराठा मतलब मराठा ही तो है ही है। तो इनका पहला युद्ध हुआ आंग्ल मराठा युद्ध। कब हुआ? 1775 ईस्वी में। ठीक है, 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी तक। इसी युद्ध के दौरान मराठा हार गए थे, और इसी युद्ध के दौरान क्या हुआ? हारने के बाद अंग्रेजों को, मतलब जो अंग्रेज थे उनको मध्य क्षेत्र में आने का मौका मिल गया, मतलब मध्य प्रदेश इलाके में आने का मौका मिल गया था। और इस जब जो हारे थे तो बहुत सारी इनको संधियां करनी पड़ी थी। ठीक है, कुछ संधियां ऐसी थी जिनको करनी पड़ी थी, मतलब समझौते। ठीक है, एक तो थी पुरंदर की संधि, ठीक है, जो कब? 1776 ईस्वी में हुई थी। एक हुई थी बड़गांव की संधि, ये 1779 ईस्वी में हुई थी। एक हुई थी सालवाई की संधि, ये मार्च 1782 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या थी? कुछ संधियां थी जो बीच में हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये संधियां हुई और अंग्रेजों को मध्य प्रदेश में आने का मौका मिल गया।
उसके बाद हम बात करें दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, दूसरी बार भी आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। तो द्वितीय जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ वो हुआ 1803 से लेकर 1806 तक। ठीक है, 1803 से 1806 तक दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। इसमें जो गवर्नर थे वो कौन थे, लॉर्ड वेलेजली। कौन थे, लॉर्ड वेलेजली। इन्हीं के नेतृत्व में सिंधिया और भोंसलों के बीच युद्ध हुआ, मतलब बीच नहीं, इन दोनों के बीच नहीं, मतलब इसी के नेतृत्व में सिंधिया और भोंसले की जो सेना थी वो हार गई थी। ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में सिंधिया एवं भोंसले के बीच हुआ कौन, लॉर्ड वेलेजली का युद्ध। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली थे और इन्होंने सिंधिया और भोंसले की सेना को हरा दिया और इसमें भी संधियां हुई। और ये हराया कहां पर था, ये हराया था अरगांव में। कहां पे, अरगांव में भोंसले और सिंधिया की सेना को परास्त करके किसने, अंग्रेजों ने, और इन पे भी संधि लाद दी। कौन सी संधि, सहायक संधि। यहाँ पे इन पर सहायक लिख देना, इन पर सहायक संधि लाद दी गई। ठीक है, इन पर सहायक संधि लाद दी गई। अब बात करते हैं ऐसे कि देवगांव की संधि हुई थी। देवगांव की संधि ये हुई थी 1803 में। जब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 में, तो 1803 में ही देवगांव की संधि हुई। ठीक है, जिसमें क्या किया, भोंसले जो थे मराठा थे, ये भी मराठा, भोंसलों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। तो इस संधि में क्या हुआ था, जो भोंसले थे, जो मराठा थे, इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, वो उसके अधीन हो गए, कौन, भोंसले। आगे बात करते हैं सूरज अर्जुन की गांव की संधि। सूरज अर्जुन गांव की संधि सब मराठा और इंग्लैंड जो अंग्रेज थे उन्हीं के बीच में हुई थी। तो सूरज अर्जुन गांव की संधि में क्या हुआ था, उस टाइम जो लॉर्ड थे, उस टाइम के जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड लेक। ठीक है, उस टाइम के जो थे वो लॉर्ड लेक थे। इसने क्या किया, सिंधिया की सेना को आत्मसमर्पण करवा दिया। ठीक है, इनका युद्ध हुआ तो सिंधिया की सेना ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया और उनको दिल्ली से बाहर कर दिया। ठीक है, इनसे दिल्ली से आत्मसमर्पण कर दिया, अंततः सिंधिया दिल्ली से बाहर कर दिया। अंततः सिंधिया के सेनापति, और सिंधिया के सेनापति थे, ठीक है, सिंधिया के सेनापति कौन थे, वो थे इंगले, अंबाजी इंगले। इन्होंने गद्दारी कर दी थी। ठीक है, सिंधिया के जो सेनापति थे अंबाजी इंगले, इन्होंने थोड़ी गद्दारी कर दी थी और इन्हीं के वजह से ग्वालियर का किला अंग्रेजों के हाथों में चला गया था। इन्हीं की वजह से जो ग्वालियर का किला था वो अंग्रेजों के हाथों में चला गया था और एक संधि भी करना पड़ी थी। इसको बोलते हैं सूरज अर्जुन गांव की संधि। ठीक है, एक संधि भी करना पड़ी थी जिसके तहत गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र था वो अंग्रेजों को देना पड़ा। गंगा और बीच का पूरा क्षेत्र अंग्रेजों को मिल गया। ठीक है, कौन सी संधि में, सूरज अर्जुन गांव की संधि में। एक संधि हुई राजपुर घाट की संधि। एक संधि हुई थी राजपुर घाट की संधि, ये हुई थी 1805 ईस्वी में। तो राजपुर घाट की संधि में क्या हुआ था, यशवंत राव होलकर, ठीक है, यशवंत राव होलकर थे, तो उनको चंबल का उत्तरी भाग, ठीक है, चंबल का जो उत्तरी भाग था, ऊपर का भाग था, वो अंग्रेजों को देना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो राजपुर घाट की संधि जो 1806 में हुई थी, तब कौन था, यशवंत राव होलकर थे। उन्होंने अंग्रेजों को चंबल का ऊपरी हिस्सा देना पड़ा था इस संधि के अनुसार। अगली बात करें ग्वालियर की संधि, तो ग्वालियर की भी एक संधि हुई थी। वो क्या थी, तो ग्वालियर की जो संधि हुई थी वो 1817 ईस्वी में हुई थी, जब जो गवर्नर थे वो थे जनरल लॉर्ड हेस्टिंग। जनरल लॉर्ड हेस्टिंग थे गवर्नर जनरल उस टाइम ये। और जब सिंधिया वंश के जो शासक थे उस टाइम पे वो थे दौलत राव। 1817 में दौलत राव सिंधिया, ठीक है, दौलत राव सिंधिया थे। दौलत राव सिंधिया थे 1817 में, कौन थे, दौलत राव सिंधिया थे। और गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग वो थे। उनके बीच में क्या हुई, एक संधि हुई और उन्होंने संधि में कुछ बातें रखी। वो किसके विरुद्ध थी, पिंडारियों के विरुद्ध। और क्या विरुद्ध थी, तो पहली बात तो उन्होंने बोल दिया था, अंग्रेजों ने सिंधिया से बोल दिया था कि तुम पिंडारियों के विरुद्ध सेना तैयार करो, मतलब उनसे लड़ना है, हमें पिंडारियों से लड़ना है, पिंडारियों के विरुद्ध सेना अपनी तैयार करो। ठीक है, पहली बात तो ये बोली थी। और दूसरी बात ये बोली थी कि सिंधिया जो है वो पिंडारियों की मदद नहीं करेंगे। दो बात बोली थी, मतलब उनका पिंडारियों के विरुद्ध ही था, पिंडारियों को हराना है, अंग्रेज ये चाहते थे। तो सिंधिया से बोल दिया था कि उनके खिलाफ
सेना तैयार करो, ठीक है। और दूसरा कि तुम लोग उनकी मदद नहीं करना पिंडारियों की, ये संधि उन पे लाद दी गई थी, ये संधि बोली थी। अगर हम लास्ट बात करें मंदसौर की संधि, मंदसौर की संधि जो कि 1818 ईस्वी में हुई थी, मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में हुई थी। इसमें क्या बोला गया था, महिदपुर युद्ध में होलकर परास्त हुआ और यह संधि हुई, ठीक है। होलकर कहां पे हार गया था, महिदपुर युद्ध बोलते हैं जिसको, मंदसौर की संधि हुई थी उसमें, महिदपुर का एक युद्ध हुआ था, वहां पे होलकर हार गए थे और यह संधि हो गई थी, कौन सी, मंदसौर की संधि। जिसमें हुआ क्या, इसमें हुआ था जो राजपूत राजा थे, जो राजपूत राजा थे, राजपूत राज्य थे, उन पे मराठाओं का शासन चलता था, ठीक है, उन पे मराठाओं का अधिकार था। तो उनसे, जो राजपूत राजा थे, उनसे मराठाओं का अधिकार हटा दिया गया, ठीक है, मराठाओं का अधिकार हटा दिया गया। पहले राजपूत जो राजा थे मराठाओं के कहने से चलते थे, तो उनसे वो हटा दिया गया। तो जिसमें क्या हुआ था, राजपूत राज्यों पर उनके अधिकार हट गए, राजपूत राज्यों पर जो मराठाओं के अधिकार थे वो सब हट गए। और इसमें होलकर को एक चीज और देना पड़ी थी, सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिणी क्षेत्र, सतपुड़ा जो पहाड़ियां थी उसके दक्षिणी क्षेत्र भी किसको देना पड़े, अंग्रेजों को देना पड़े। तो दोस्तों ये हो गया क्या, मध्य प्रदेश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, कैसे आई, और आंग्ल मराठा युद्ध कैसे हुआ, और मतलब कौन कौन सी संधियां इसमें हुई। तो दोस्तों आज का वीडियो केवल इतना ही, अगले वीडियो में हम मिलेंगे मध्य प्रदेश का कुछ अलग राजवंशों के साथ, ठीक है, जैसे बुंदेलखंड, बघेलखंड, ठीक है। उसके बाद हम मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम जो भी हुए हैं, 1857 की क्रांति, ठीक है, अलग अलग जो विशेष काम हुए, ठीक है, मतलब अच्छी अच्छी घटनाएं मध्य प्रदेश की, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो में आपका ये पूरा इतिहास का चैप्टर और प्रमुख राजवंश जो हैं वो खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारे जो वीडियो अपलोड होंगे वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। जय हिंद।